नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, तो देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। एनसीपी के दोनों खेमों में आज अपने अपने समर्थन में खड़े विधायकों और पद अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। दोनों गुटों ने बैठक को लेकर व्हिप जारी किया। सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार के साथ गठबंधन करने वाले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने समर्थन में खड़े विधायकों और पद अधिकारियों को बांद्रा में भुजबल नॉलेज सिटी में बैठक के लिए बुलाया। अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने कहा कि इस बैठक में शामिल होने के लिए किसी कार्यकर्ता को कोई जबरदस्ती नहीं की गई। पवार के देवगिरी बंगले पर भी समर्थकों की भारी भीड़। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने आज दोपहर 1 बजे बैठक बुलाई है। शरद पवार ने मुंबई के यशवंतराव चौहान केंद्र में अपने समर्थक विधायकों, जिलाध्यक्षों, स्थानीय निकाय के पदाधिकारियों को बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा। मुंबई में शरद पवार के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं, उन्हें योद्धा बताया गया। पोस्टर में लिखा गया है, 83 साल का योद्धा अकेले लड़ने चला। शरद पवार ने दोपहर 1 बजे बुलाई बैठक। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर पहुंची। यहां शरद पवार गुट 1 बजे बैठक कर रहे हैं। मुंबई में G20 अनुसंधान और नवाचार प्रयास शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक जारी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में 29 G20 सदस्यों के अनुसंधान मंत्रियों, आमंत्रित अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल लगभग 107 विदेशी प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, साइबर सुरक्षा G20 के एजेंडे का प्रमुख मुद्दा। जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक समुदाय से आह्वान करते हुए कहा कि वो साइबर सुरक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाए। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्वांटम तकनीक को विकसित करने के लिए इसे आज की जरूरत बताया। इस दिशा में उन्होंने अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया। राष्ट्रपति मुर्मू आज महाराष्ट्र के दौरे पर गढ़चिरौली में गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। राष्ट्रपति ने विभिन्न शैक्षणिक शाखाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले छात्रों को भी किया सम्मानित। राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिभा और कौशल का उपयोग कर नया अध्याय लिखना होगा। राष्ट्रपति ने नवाचार और ज्ञान के सृजन के लिए विश्वविद्यालय को बधाई दी। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि जलवायु परिवर्तन का समाधान निकालना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए काम जरूरी। इसके अलावा राष्ट्रपति नागपुर के कोराडी में भारतीय विद्या भवन के सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस केंद्र की पहली मंजिल पर सचित्र रूप में रामायण का आकर्षक प्रदर्शन किया गया, जबकि दूसरी मंजिल पर स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता गाथाओं को दर्शाया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से तंजानिया के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर जयशंकर आज जंजीबार पहुंचेंगे, जहां वह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जल आपूर्ति परियोजना का दौरा करेंगे। जयशंकर तंजानिया का दौरा करने वाले भारतीय नौसेना जहाज त्रिशूल पर एक स्वागत समारोह में भी भाग लेंगे। विदेश मंत्री दार एस सलाम शहर में अपने समकक्ष के साथ 10वीं भारत तंजानिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दार एस सलाम में वे कई कैबिनेट रैंक के मंत्रियों सहित देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर यात्रा के दौरान भारत के संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से मिलेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत तंजानिया व्यापार बैठक का उद्घाटन करेंगे। वे भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे और दार एस सलाम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। भारत में फ्रांस के राष्ट्रदूत इमैनुअल लेनिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे को दोनों देशों के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से दोनों देशों के बीच तकनीक, ग्लोबल मुद्दे और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। फ्रांसीसी राष्ट्रदूत ने कहा कि फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का समर्थन करेगा। साथ ही उन्होंने अन्य वैश्विक मंचों पर भी भारत के समर्थन की बात कही।
हरित हाइड्रोजन पर आज से नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन 7 जुलाई तक चलेगा। सम्मेलन का उद्देश्य पूरी हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में हुई प्रगति और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय को एक मंच पर लाना है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला ने कहा कि पहुंच और औद्योगिक भागीदारी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अभिन्न अंग हैं। मणिपुर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज फिर से बच्चों के स्कूल खुले। सरकार तमाम संवेदनशील इलाकों में राज्य सुरक्षा बल और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर रही है। जातीय हिंसा के कारण पैदा हुए हालातों को देखते हुए स्कूल बंद किए गए थे। केंद्र और मणिपुर सरकार की ओर से लगातार स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश की गई और अब लोग सामान्य जीवन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से मैतेई और कुकी दोनों समुदायों के किसानों को सुरक्षा देने के लिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती ताकि कृषि गतिविधियां शुरू हो पाएं। मौसम विभाग ने बताया कि देश से पिछले महीने 1971 से 2020 की दीर्घ अवधि औसत से 10% कम वर्षा दर्ज हुई। जून महीने में 148.6 मीटर वर्षा दर्ज की गई है और दीर्घ अवधि में 165.3 मिलीमीटर। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में जून का महीना 1901 के बाद सबसे गर्म रहा है। इस दौरान अधिकतम औसत तापमान 34.05 डिग्री सेल्सियस रहा। इस क्षेत्र में बारिश भी 1901 के बाद सबसे कम हुई। मौसम विभाग ने अपनी मासिक जलवायु समीक्षा में कहा कि अधिकतम तापमान कई क्षेत्रों में सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। इनमें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण प्रायद्वीप भारत और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के हिस्से शामिल। मौसम विभाग ने कर्नाटक के 3 जिलों उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ में आज मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट किया जारी। इन जिलों में मछुआरों को अरब सागर में न जाने की दी गई सलाह। मौसम विभाग के अनुसार आज कर्नाटक तट पर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। वहीं बेलगावी, धारवाड़, हावेरी, रायचूर, बेंगलुरु ग्रामीण, चित्रदुर्ग, मैसूरू, तुमकुरू जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, चिकमंगलूर, हासन, कोडागू और शिवमोगा में भी येलो अलर्ट। केरल के 12 जिलों के लिए भी आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन ने राज्य के 6 जिलों कन्नूर, कासरगोड, त्रिशूर, एर्नाकुलम, इडुक्की और कोट्टायम में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की। केरल में एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और कन्नूर विश्वविद्यालय ने आज होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी। जिला प्रशासन ने पहाड़ी क्षेत्रों में उत्खनन और रात में यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। असम में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। वहीं 5 जिलों में अभी भी बाढ़ प्रभावित दृश्य नजर आ रहे हैं। कई स्थानों पर नदियों और तटबंध टूटने से सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा। स्थानीय प्रशासन स्थिति को सामान्य करने की कोशिश में जुटा है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक राज्य के 5 जिलों में 7,278 से ज्यादा अधिक नागरिक बाढ़ से प्रभावित हुए। हालांकि राज्य में सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। बाढ़ के चलते कई नदियों के तटबंध टूट गए और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम रायपुर पहुंचेंगे। करीब 7 बजे अमित शाह भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। इसके बाद करीब 1 घंटे तक भाजपा नेताओं से मुलाकात होगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार अवरुद्ध हो रहा है। छिनका के पास राजमार्ग पर लगातार छोटे और बड़े चट्टान गिरने से लगातार परेशानी हो रही है। जम्मू कश्मीर में सांबा जिले के बारी ब्रह्मणा में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आई। इस दौरान सड़क पर चल रही कार बाढ़ के पानी में बह गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी के थाना मंडी इलाके में एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मृत्यु। वहीं इस घटना में एक बच्चा भी घायल जिसका इलाज चल रहा है। जिले के डीएम विशाल भारद्वाज ने घटना की पुष्टि की। जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ पुलिस की विशेष जांच इकाई ने जिले के छतरू इलाके में 6 जगह छापेमारी की। एसआईयू की ये कार्रवाई आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ करने के लिए की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में मामूली बढ़त हुई है। ब्रेंट क्रूड का भाव $76 प्रति बैरल और WTI क्रूड भी $71 प्रति बैरल। एशियाई बाजारों में पिछले कारोबारी सत्र में गिरावट देखी गई। वहीं एशियाई बाजारों में आज भी दबाव नजर आ रहा है।
घरेलू शेयर बाजार सेंसेक्स आज 14 अंकों की मामूली बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स ने 65,493 अंक के साथ कारोबारी सत्र की शुरुआत की। निफ्टी की शुरुआत भी 16 अंक की बढ़ोतरी के साथ हुई। निफ्टी 19,405 के स्तर पर खुला। विदेशी बाजार में शुरुआती कारोबार में 7 पैसा टूटा रुपया। अमेरिकी मुद्रा में मजबूती और आयातकों की डॉलर मांग में 82.08 प्रति डॉलर पर रुपया पहुंचा। पेटीएम ब्रांड के तहत सेवाएं देने वाली वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के सकल व्यापारिक मूल्य में अप्रैल से जून की तिमाही में 37% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस तिमाही के दौरान 4 लाख करोड़ रहा उसका फायदा। आरबीआई ने लघु वित्त बैंक खोलने के लिए दायर 3 आवेदनों को खारिज कर दिया। ये आवेदन लघु वित्त बैंक के गठन के लिए जरूरी सैद्धांतिक मंजूरी पाने के लिए योग्य नहीं पाए गए। सार्वजनिक क्षेत्र की आरईसी लिमिटेड राजस्थान में रिफाइनरी परियोजना के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को 4,785 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध करवाया जाएगा। ये ऋण 48,625 करोड़ रुपए के कंसोर्शियम व्यवस्था के हिस्से के रूप में बढ़ाया गया। 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होगी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की क्षमता। डीजीसीए ने गोफर्स्ट की उड़ान की बाहरी तैयारियों के मद्देनजर उसका विशेष ऑडिट शुरू किया। परिचालन बंद कर चुकी एयरलाइन गोफर्स्ट के आकलन के लिए उसकी इकाइयों का ऑडिट चल रहा है। वक्त एक ब्रेक का। संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्रिका वार्तावली। न त्वम हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्ति नाशनम। प्राचीन ज्ञान विज्ञान संस्कृति और विरासत के साथ आधुनिकता का अनूठा संगम। गणपतये नमः। करंट अफेयर्स, खेलकूद, विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात, और लोकप्रिय फिल्मी गीत संस्कृत में। देखिए वार्तावली शनिवार शाम 6:30 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल। खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। इसके नाम की जो आग होती है उसे बुझाना होगा। सबसे पहले पूरे भारतवर्ष को जगाना होगा। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। And they will come back at us stronger than ever. Go! हमला बड़े पैमाने पे करना होगा। अगर हम असफल हुए बिना अपनी योजनाओं पर डट कर तो हमारे देश पर स्वराज का सूरज बहुत जल्द उठेगा। स्वराज में देखिए कन्हैया लाल और सत्येंद्र नाथ की कहानी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अब अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज पे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कॉन्ट्रिक्स कॉरपोरेशन द्वारा मॉर्निक्स लक्स के अधिग्रहण को दी मंजूरी। साथ ही मॉर्निक्स लक्स के शेयरधारकों द्वारा संयुक्त कंपनी में शेयरधारिता के अधिग्रहण को भी मिली मंजूरी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कैनरा बैंक ने वित्त मंत्रालय को लाभांश के रूप में दिए 1,370 करोड़। पंजाब नेशनल बैंक ने पिछले वित्त वर्ष के लिए लाभांश के रूप में वित्त मंत्रालय को 524 करोड़ रुपए दिए। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल ने सौंपा चेक। महाराष्ट्र में सूखे की तैयारियां, बुआई की स्थिति और खरीफ गतिविधियों की समीक्षा के लिए केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने पुणे में बैठक की।
बैठक के दौरान कृषि में विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन की भी विस्तार से समीक्षा की गई है। तमिलनाडु में सूखे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की। साथ ही बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई है। संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद ने वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सतत विकास लक्ष्यों के वित्त पोषण और भारत की G20 अध्यक्षता को लेकर बातचीत हुई। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि G20 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को सस्ती शर्तों पर वित्त पोषण प्रदान करने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। साइबर सुरक्षा समाधान प्रदाता क्विक हील टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने विशाल साल्वी को कंपनी का नया CEO नियुक्त किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने नई दिल्ली में मिलिट्री एयरक्राफ्ट, एयरबस, डिफेंस और स्पेस के कार्यकारी उपाध्यक्ष जीन ब्राइस ड्यूमोंट से मुलाकात की है। मैक्सिकन राष्ट्र नेता सैंटियागो क्रेल ने मेक्सिको सिटी में 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन की उम्मीदवारी के लिए पंजीकरण करवाया। अफगान महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों और स्वतंत्रता पर और अंकुश लगाते हुए तालिबान अफगानिस्तान में महिलाओं के ब्यूटी सैलून पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। नीदरलैंड सरकार ने कहा कि मोबाइल, टैबलेट और स्मार्ट वॉच छात्रों की पढ़ाई में बाधा बन रहे हैं और अगले साल से इन्हें कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चीन में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन का दौर जारी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सरकारी अधिकारियों को लोगों की सुरक्षा और संपत्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। अमेरिका के लुइसियाना की एक अदालत ने सोशल मीडिया के नियंत्रण पर बाइडेन प्रशासन के हाथ बांध दिए। अदालत ने कहा कि बाइडेन प्रशासन सोशल मीडिया पर उपलब्ध किसी भी सामग्री के लिए कंपनियों पर दबाव नहीं डाल सकता। रूस की हिरासत में वॉल स्ट्रीट जर्नल के अमेरिकी पत्रकार की जल्द रिहाई कर अमेरिका को सौंपे जाने की संभावना। रूस ने कैदियों अदला बदली के सिलसिले में बातचीत के लिए कल विकल्प खुले रखे हैं। जासूसी के आरोप में मार्च में रूस की जेल में बंद गेरेशकोविच को अमेरिकी राजदूत लिन ट्रेसी ने सोमवार को उन्हें मिलने दिया और कैदियों की अदला बदली के सवाल पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को और वॉशिंगटन इस मुद्दे पर संपर्क में हैं। विश्व स्तर पर 3 जुलाई का अब तक सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रोडक्शन के अनुसार दुनिया भर में लू चलने के कारण औसत वैश्विक तापमान 17.01 डिग्री सेल्सियस। इससे पहले अगस्त 2016 में दर्ज हुआ था 16.92 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तापमान। वैज्ञानिकों ने माना कि एल नीनो का जो बदलता हुआ पैटर्न है उसके साथ जलवायु परिवर्तन इसके लिए जिम्मेदार। प्रशांत महासागर के ऊपर रूस का एक मिग 31 लड़ाकू विमान प्रशिक्षण अभियान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार 2 पायलट के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव दल विमान के चालक दल के 2 सदस्यों की तलाश कर रहा है। दुर्घटना के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। दक्षिण अमेरिका में देश चिली में लोग चांद की 3D कलाकृति के जरिए चांद के आसपास होने का अनुभव ले रहे हैं। 7 मीटर व्यास वाली यह कलाकृति टोरंटो, मिलान, दुबई के बाद अब चिली की राजधानी प्रदर्शनी के लिए पहुंची। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के जापोरिजिया परमाणु संयंत्र के लिए खतरे का एकमात्र स्रोत उसे बताया। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर संयंत्र पर हमला की साजिश रचने का लगाया आरोप। अमेरिका में गोलीबारी की हालिया घटनाओं के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंदूक नियंत्रण कानून पर कदम उठाने के अपने आह्वान को दोहराया। जो बाइडेन ने कहा कि कांग्रेस को बंदूक नियंत्रण कानून पारित करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। नाटो ने संगठन के मौजूदा महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाने का फैसला लिया। उनका कार्यकाल पहले 3 बार बढ़ाया जा चुका है। यूक्रेन में एक सैन्य अधिकारी ने अंतिम संस्कार के दौरान रूसी मिसाइल हमले में 38 लोग घायल हुए। घायलों में 12 बच्चे शामिल। यूक्रेन के एक अधिकारी के मुताबिक पेर्वोमाइस्की में एक मिसाइल आवासीय 9 मंजिला इमारत से टकराई जिसमें आसपास के कई अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं रूस ने मॉस्को में जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने की इस बात से इनकार किया। ब्रिटेन के राजकुमार और वेल्स की राजकुमारी ने लंदन में एक चाय पार्टी में बर्थडे सॉन्ग और आइसिंग कपकेक गाकर
राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के 75 साल पूरा होने का जश्न मनाया। इंग्लैंड का सरकारी NHS अपने 75 साल पूरा कर रहा है। पेरू के ओबिनास में कल एक ज्वालामुखी के फटने के वजह से आसमान में गर्मी वाले बादल छा गए। आसपास शहरों में राख की परत देखी गई, जिससे ओबिनास और मठलाक के आबादी वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेरू के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ज्वालामुखी के आसपास के गांव में 2000 से ज्यादा लोगों को आपात स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सकता है। दक्षिणी पेरू में 1 दर्जन ज्वालामुखी सक्रिय हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उसने मई में असफल प्रक्षेपण के बाद समुद्र में गिरे उत्तर कोरियाई जासूसी उपग्रह का मलबा बरामद कर लिया और पाया कि वह सैन्य निगरानी करने में सक्षम नहीं है। जापान ने सुनामी से क्षतिग्रस्त फुकुशिमा संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़ने की अपनी योजना के लिए संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय से मंजूरी हासिल की। गोलकीपर गुरप्रीत सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया। उनकी बदौलत भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। बेंगलुरु में खेले गए रोमांचक खिताबी मुकाबले में भारत ने कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराने में सफलता पाई। निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमों ने एक बराबरी पर गोल किया। पेनल्टी शूटआउट में भारतीय गोलकीपर ने कुवैत के कप्तान खालिद अल इब्राहिम का आखिरी शॉट रोककर टीम को खिताब दिलाया। ये भारत का सैफ चैंपियनशिप में 9वां खिताब है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। अगरकर ने 26 टेस्ट और 4 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अलावा 191 वनडे मैच खेले। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने सीधे सेट्स में जीत दर्ज कर दूसरे दौर में प्रवेश किया। उन्होंने फ्रांस के जेरेमी चार्डी को 6-0, 6-2, 7-5 से हराया। पुरुष एकल में 12वीं वरीयता प्राप्त ब्रिटेन के कैमरून नूरी को जीत हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। नूरी ने पहले दौर में चेक गणराज्य के टॉमस मैचिक को 4 सेट में 6-3, 4-6, 6-1, 6-4 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। ब्रिटेन के एंडी मरे को पहले दौर की बाधा पार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। मरे ने अपने ही देश में रयान पेनिस्टन के सीधे सेट में 6-3, 6-0, 6-1 से मुकाबले को जीतकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। महिला वर्ग में तीसरी वरीयता प्राप्त एलिना को पहले दौर में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एलिना ने शेल्बी रोजर्स के खिलाफ पहला सेट हारने के बाद वापसी की और मैच को 4-6, 6-1, 6-2 से अपने नाम किया। महिला एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका को पहले दौर में जीत हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सबालेंका ने पन्ना उदवर्दी को सीधे सेट्स में 6-3, 6-1 से शिकस्त दी। हॉकी इंडिया ने यूरोप दौरे के लिए 20 सदस्यीय राष्ट्रीय महिला टीम का ऐलान कर दिया। टीम की कमान गोलकीपर सविता के हाथ में होगी। टीम को जर्मनी और स्पेन में खेलना है। इंग्लैंड के उप कप्तान ओली पॉप दूसरे टेस्ट मैच के दौरान दाहिना कंधा खिसकने के कारण एशेज के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए। आने वाले दिनों में उनका ऑपरेशन होगा। महाराष्ट्र में रुजुता खाड़े ने राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में महिलाओं की 50 मीटर फ्री स्टाइल में 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। रुजुता ने 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा को 26.47 सेकंड का समय जो है उसमें खत्म किया और राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारत और मुंबई सिटी FC में स्ट्राइकर एल शांक्टे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी चुना। उन्हें इंडियन सुपर लीग और भारतीय टीम की ओर से शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया। AIFF की वार्षिक आम बैठक में मनीषा कल्याण के साल के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में उन्हें चुना गया। पंजाब की 21 वर्षीय मनीषा इस पुरस्कार की दौड़ में दालिमा छिब्बर और एन गांगबम देवी को पछाड़ चुकी हैं। स्कॉटलैंड ने विश्व कप क्वालिफायर्स के सुपर 6 के मैच में जिम्बाब्वे को 31 रन से हराकर भारत में होने वाले वनडे विश्व कप में क्वालिफाई करने के लिए अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा। वहीं इस हार के बाद जिम्बाब्वे विश्व कप की रेस से हुआ बाहर। लिवरपूल को छोड़ने वाले ब्राजील के स्ट्राइकर फर्मिनो ने सऊदी प्रो लीग में खेलने का फैसला लिया। उन्होंने सऊदी क्लब अल अहली के साथ 3 साल का करार किया। सागर अंबरे और पुष्कर ओझा द्वारा निर्देशित सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा की नई रिलीज डेट सामने आई। अब ये फिल्म 15 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में दिशा पटानी और राशि खन्ना मुख्य भूमिका में। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी KGF 2 के निर्देशक प्रशांत नील के निर्देशन में प्रभास और श्रुति हसन की अभिनीत फिल्म सलार का टीजर 6 जुलाई को सुबह आउट होगा। राजीव कुमार द्वारा
निर्देशित परितोष पेंटर द्वारा निर्देशित 3 जासूस दोस्तों की कहानी अफलातून का ट्रेलर रिलीज। ये फिल्म इसी महीने 21 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। एक्सप्रेस में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सबसे प्रसिद्ध महाभारत